जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मलेशियन एयरलाइंस की जो फ़्लाइट 370 थी, उसकी सेकंड वीडियो है ये सीरीज़ के अंदर। पहली वीडियो आप लोग अब देख चुके होंगे। मैं ये सारी वीडियोज़ एक साथ कर रही हूँ आगे-पीछे, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए फिर से गायब होने वाली हूँ। अच्छा, पहली जो वीडियो है जिसमें मैंने बात की है, ज़हन में रखिएगा कि इस वीडियो के अंदर जो मैंने बात की है वो किसी पॉसिबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, वो कोई थ्योरी, नैरेटिव या कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन है जो एग्जैक्टली उस जहाज़ के साथ, उस फ्लाइट के साथ हुआ है। ये बात नहीं की है कि उसके साथ क्या हो सकता है, उस पॉसिबिलिटी को नहीं हमने एक्सप्लोर किया है। मैंने एग्जैक्टली ये बताया है कि उस प्लेन के साथ क्या हुआ है। मैंने उसी वीडियो के अंदर एक और बात की थी कि उस प्लेन के अंदर 227 पैसेंजर्स में से 100 पैसेंजर्स वो पैसेंजर्स थे जिनकी हमें ज़रूरत थी, जिसकी वजह से ये घटना घटाई गई है। अब सबसे पहले इस पूरी वीडियो के अंदर यहाँ पर हम जो बात स्टार्ट करेंगे वो मैं बताऊंगी कि हमने किस तरीके से ये मेक श्योर किया कि वो 100 के 100 पैसेंजर्स जो हैं इसी जहाज़ के अंदर, इसी फ़्लाइट के अंदर आए, वो किस तरीके से पॉसिबल है। कहने को मेजॉरिटी जो इस प्लेन के, जो फ़्लाइट के पैसेंजर्स थे, वो फार ईस्ट एशियन थे, मलेशियन थे, चाइनीज़ थे, एक्सेट्रा थे। अब वो सारे के सारे 100 लोग यहाँ पर कैसे आए, और वो जो हमें चाहिए थे, वो बेशक फार ईस्ट एशियन ज़रूर थे नेशनैलिटी के हिसाब से, लेकिन वो मेजॉरिटी जो थे वो यूएस में काम कर रहे थे। पहली बात है, वो सारे जो लोग हैं मलेशिया में या तो गए हुए थे किसी भी काम से, यूएस से मलेशिया गए हुए थे, वो मलेशिया से वो बीजिंग चाइना जा रहे थे किसी काम के लिए या स्टे करने के लिए, वेकेशन के लिए। बहुत कम ऐसे लोग थे, 127 में जो लोग थे वो ऐसे थे जो चाइना में रिजाइड करते थे, यानी वो वहाँ पर रहने वाले लोग थे। लेकिन हमारे जो 100 में थे वो मेजॉरिटी ऐसे थे जो चाइना में रहने वाले नहीं थे। चाइनीज़ ज़रूर थे लेकिन चाइना में रहने वाले नहीं थे। अब ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर 3 तरीके की मैनिपुलेशन होती है। सबसे पहले डेस्टिनेशन मैनिपुलेशन, फिर टिकट मैनिपुलेशन, उसके बाद फ्लाइट मैनिपुलेशन होती है। हम क्या करते हैं कि जो भी लोग, ये जो घटनाएं घटाई जाती हैं, ये जब भी ऐसी कोई चीज़ बहुत बड़ी प्लान की जाती है, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं होती है, इसकी बहुत पहले से प्लानिंग हो रही होती है। उन सारे लोगों पे बहुत टाइम से नज़र होती है, उनकी एक एक चीज़ पे नज़र होती है, तो उनके लिए हम मैनिपुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने उनकी मैनिपुलेशन की, उनकी डेस्टिनेशन की, कि वो यूएस या कहीं और को छोड़कर चाइना मलेशिया जाएँ, मलेशिया से वो चाइना जाएँ, क्योंकि हमें ये काम करना है। अब मलेशिया से भी इस तरीके से हमने ये काम किया कि वो चाइना जाएँ। तो ये डेस्टिनेशन मैनिपुलेशन होती है कि हम उनकी नीड को निकालते हैं, ज़रूरत बनाते हैं उन कंपनीज़ में, जिन कंपनीज़ में ये काम करें, ताकि वो वहाँ से मलेशिया जाएँ, फिर वो वहाँ से चाइना जाएँ। अब क्या होता है कि ये नीड डेस्टिनेशन मैनिपुलेशन हो गई। उसके बाद आती है टिकट मैनिपुलेशन, कि टिकट आप बनवाते हैं। जब आप टिकट बनाते हैं, टिकट के साथ ही आगे पीछे ही आती है फ्लाइट मैनिपुलेशन, कि हम ये मेक श्योर करें कि वो 100 के 100 लोग जो हैं एक ही फ्लाइट में आकर बैठें। ये बिल्कुल इस तरीके से कि आप किसी गाला में या किसी बड़े इवेंट में जाते हैं और आपको अपनी सीट किसी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट वीआईपी बंदे के साथ करवानी होती है, वो टेबल आपको वही शेयर करनी होती है। आप क्या करते हैं, आप सीट मैनिपुलेशन करवाते हैं। सीट मैनिपुलेशन इवन प्लेन्स में भी होती है, कि आपको अगर किसी बंदे के साथ बैठना है या किसी खास इंसान के साथ बैठना है, तो आप अपनी सीट को मैनिपुलेट करवाते हैं ना। वो रेगुलर मैनिपुलेशन पूरी दुनिया करती है। तो आपने अपनी सीट मैनिपुलेट करवा ली अंदर से, या तो आपने खुद की, या आपने उस गाला की जो भी इवेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं या इवेंट मैनेजर है उससे करवा कर आप ये करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमने ये मैनिपुलेशन करवाई कि वो 100 के 100 लोग बीजिंग जाएं, और वो 100 के 100 लोग एक ही फ़्लाइट के अंदर और एक ही फ़्लाइट से ट्रैवल करें। क्योंकि एक ही फ़्लाइट को आप इस तरीके से, हाईजैक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इस तरीके से आप उसको गायब कर सकते हैं। हर फ्लाइट को तो नहीं आप कर सकते ना। तो हमें हमें सबसे पहले ये मेक श्योर करना था। जब ये चीज़ें हो गई, अब वो 100 के 100 जो मुर्गी थी वो पिंजरे में आ गई, अब चूज़े कह लीजिए या चिड़ियाएँ कह लीजिए, कि जो पिंजरे में आ गई, जैसे ही वो पिंजरे में कैद हो गए, हमारा यहाँ पर मिशन का एक फ़ेज़ पूरा हो गया। उसके बाद आता है उन 100 लोगों को अब हमें लेकर आना है, अपने पास लेकर आना है। तो हम इसी तरीके से वो फ़्लाइट को थिन एयर में गायब करेंगे। वो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे सीरीज़ के अंदर मुझे आगे जाकर जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब यहाँ पर इन 100 लोगों को, 127 लोगों को छोड़ दीजिए, 227 पैसेंजर्स में से 127 जो थे वो सीडी कहलाएंगे, वो कोलेटरल डैमेज जो होता है वो कहलाएंगे। 100 लोग जो वीआईपी लोग थे, जिसमें से 21 लोग जो थे वो वीवीआईपी थे, जिनके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगी। इस वीडियो में हम उन 79 लोगों पे बात करेंगे जो वीआईपी कैटेगरी के अंदर हमारे लिए आते हैं। अब वो वीआईपी लोगों में कौन कौन लोग थे, सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आप एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, इस पूरी वीडियो के अंदर जो पैसेंजर्स लिस्ट है 100 लोगों की, वो या तो टेक से रिलेटेड हैं, या वो टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, या किसी बड़ी बड़ी जगहों पर हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो टेक या टेली कम्युनिकेशन से उनका संबंध जुड़ेगा। मेजॉरिटी आपको समझ आ जाएगी कि वो टेक या टेली कम्युनिकेशन वाले ही वो सारे लोग हैं जिनकी हमें
ज़रूरत रही। सबसे पहले यहाँ पर सेलकॉम एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो आपके सेलुलर या नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं आपके किसी भी देश में। मलेशिया में सेलकॉम एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स हैं। इनकी एक्स सीईओ की पत्नी और उनकी 2 बेटियाँ, टीनेजर बेटियाँ, वो इस प्लेन के अंदर थीं। उसके बाद यहाँ पर मलेशिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, मे बैंक, उसका एक वर्कर, जिसको नाम वर्कर का दिया गया, लेकिन वो वर्कर खाली वर्कर नहीं था, वो उस इन्वेस्टमेंट बैंक का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट की पर्सनस में से एक बंदा था। ये याद रखिएगा कि जब ये लिस्ट शाया हुई है पैसेंजर्स की, तो ये बात कही गई है, जो भी उनकी पोजीशंस हैं या जो भी उनकी पोस्ट रही हैं, वो बहुत उन्होंने हल्की करके लो करके बताई हैं, जानबूझ के बताई हैं, ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि इतने की पीपल जो हैं उनका देहांत जो है इस जहाज़ में हो गया है, जो कि देहांत नहीं हुआ है, बस वो गायब कर दिए गए हैं, ऑफिशियली आप लोगों के लिए मार दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर बड़ी फ़नी सी बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है कि एक एटीसी कंट्रोलर, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, वो जहाज़ के अंदर था। उसके बावजूद एटीसी को सिग्नल्स नहीं मिल सके, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी बहुत फ़नी बात है। लेकिन एटीसी जो कंट्रोलर्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक एटीसी कंट्रोलर जो था वो भी इस फ्लाइट के अंदर था जो वेकेशन पे जा रहा था। उसके अलावा यहाँ पर एक और थे जो कि फ़्लाइट इंजीनियर जो होते हैं, वो फ़्लाइट इंजीनियर नॉर्मली उनको थर्ड पायलट भी कहा जाता है, लेकिन वो पायलट की उस वक्त भूमिका नहीं निभा रहे थे। वो भी वेकेशन पे जा रहे थे, लेकिन वो बैठे हुए थे। वो उसमें क्या कहते हैं, इनको क्या खिलाए जाते हैं जो वेकेशंस पे जा रहे होते हैं? आप में से अगर कोई पायलट होगा कमर्शियल लाइंस का तो बता दीजिए कि डेड मेंबर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कुछ ऐसे कहलाते हैं। खैर, वो वेकेशंस पे थे, लेकिन वो एयर फ्लाइट के जो इंजीनियर थे वो थे। अजीब सी बात है कि वो भी किसी काम में नहीं आ सके। जब फ़्लाइट के साथ कोई भी गड़बड़ हो रही थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इंजीनियर कोई काम ना कर सका हो, या एटीसी का ऑलरेडी अपना बंदा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें बहुत फ़नी लगती हैं अगर आप देखें, और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से प्लानिंग की गई है। उसके बाद एक और चीज़, ये बहुत बड़ी चीज़ है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी का फॉर्मर सिक्योरिटी का डायरेक्टर, वो भी उस प्लेन के अंदर है। तो ये फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, किस सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी तरह तरह की होती है, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि वो कौन सी सिक्योरिटी का फॉर्मर डायरेक्टर था, पर वो कोई ऐसी सिक्योरिटी थी जो बहुत बड़े लेवल पर, हाई लेवल की सिक्योरिटी का वो फॉर्मर डायरेक्टर था। ऐसे लोगों को यहाँ पर लाना और हमारे पास रखना, उनसे उनसे कई तरीके के लेवरेजेस या लीवरेजेस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है, ये जहन में रखिएगा, ये एक और बहुत बड़ी चीज़ है। ये क्या चीज़ है? ये मिनिस्ट्री है, चाइनीज़ मिनिस्ट्री है, जिसको MIT कहा जाता है। ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है। इसके 2 लोग थे, जिसमें से एक जो बंदा था वो PhD यानी डॉक्टर था चाइनीज़ मिनिस्ट्री का, और एक और जो बंदा था उसका नाम मैं यहाँ पर कंसील ही रखूँगी और मैं नहीं बताऊँगी, वो भी चाइनीज़ मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा बंदा था। तो ये एक अगेन आप देख लीजिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के 2 लोग थे, जिसमें से एक डॉक्टरेट था यानी PhD था। तो ये MMIT जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री है उसके थे। उसके बाद मलेशियन इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था जो इस प्लेन के अंदर था। इंटरनेशनल ट्रेडिंग एक और बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोगों को नहीं पता इंटरनेशनल ट्रेडिंग में किस तरीके से घपले होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। खाली घपले वपले, स्मगलिंग, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी मैं इन टॉपिक्स को कभी मैंने टच ही नहीं किया, तो मैं आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रेडिंग से नॉर्मल चीज़ें तो पता होंगी या थोड़ी बहुत एबनॉर्मल चीज़ें भी पता होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में, डिटेल में नहीं पता होगी। तो ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग का एक और बहुत बड़ा बंदा इस प्लेन के अंदर था। अगेन वो जिस तरीके से उसकी डेजिग्नेशन को बताया गया है, दिखाया गया है पब्लिकली, वो जाहिर सी बात है कि लो करके दिखाया गया, ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि वो किन जगहों के लोग थे। उसके बाद यहाँ पर एक और बंदा था, ये ब्रांड है, आप लोगों को पता होगा, हुआवे। ये बहुत बड़ा फ़ोन आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे सैमसंग, आईफोन, फलाना, मोटरोला और कौन से होते हैं और कौन से, नोकिया वगैरह। इसी तरीके से ये एक और है हुआवे। इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बंदा था जिसको ये कहा गया है कि वो हुआवे का वर्कर था। वर्कर से एकदम से जहन में आता है कि भाई किसी बहुत ही लो ग्रेड सी पोजीशन का कोई बंदा होगा, नहीं। ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था। जो ये सारे लोग थे इस प्लेन के अंदर थे। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि इन 100 लोगों में जो मेजॉरिटी एज ग्रुप भी था ना, वो बहुत बड़ा एज ग्रुप का डिफरेंस नहीं था। मेजॉरिटी जो थे वो अपनी 20s
और 20s और 30s के अंदर अंदर थे, बहुत कम थे जो 40s को जिन्होंने क्रॉस किया हुआ था, और उसमें से एक बंदा ऐसा था जो थोड़ा सा क्रॉस कर चुका है, अपनी सीनियर सिटीज़न एज के अंदर था वो बंदा। बाकी जो मेजॉरिटी लोग थे वो सब ऐसे ही थे, ठीक है। तो ये एक और चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था, वो ऑफशोर कंपनीज़ जो होती हैं उसका सेटअप करने वाला बंदा था। अब ये एक तो नॉर्मल ऑफशोर कंपनीज़ होती हैं जो अक्सर बड़े बड़े लोग खोलते हैं, नॉर्मल ऑफशोर्स होती हैं। एक वो ऑफशोर्स होती हैं जिनका नाम पनामा लीक फलाना लीक्स में आता है। उन कंपनीज़ को खोल के देने वाले जो सेटअप का बंदा था ना, ये वो बंदा था। यानी ये वो बंदा था जिसको हर बड़े इंसान की, यानी हर नहीं लेकिन मेजॉरिटी बड़े बड़े लोगों की ऑफशोर कंपनीज जिनसे वो काला धंधा करते हैं या अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, ये वो की बंदा था उसमें से, जो ऐसे लोगों को कंपनीज ऑफशोर सेटअप करके देता था। ये लीगल वाली ऑफशोर कंपनी सेटअप नहीं था, ये पनामा लीक्स वाली कंपनीज की ऑफशोर कंपनीज को सेटअप करने वाला बंदा था। तो ये वो प्रोवाइडर था जो ऑफशोर्स का था। तो ये अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, क्योंकि ये लेवरेज या लीवरेजेस के लिए हमें बहुत यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बंदा था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नेटफ्लिक्स के दो एक्टर्स जिनको उड़ाया गया, जिनको निकाला गया, वो दो एक्टर्स जो हैं नेटफ्लिक्स के, वो किसी लेवल पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोग हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आपको लड़के के बारे में पता हो, कहने को वो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है। यहाँ पर ये जो नेटफ्लिक्स ये एक्टर्स हैं, ये बहुत नेटफ्लिक्स के अंदर जो एक्टर्स थे ये उनकी लेवल में बहुत छोटे एक्टर्स थे, बहुत नॉर्मल से एक्टर्स थे, कोई बहुत बड़े या सेलिब्रेटेड एक्टर्स नहीं थे, बहुत छोटे से एक्टर्स थे। लेकिन वो दिमागी तौर पर बहुत बड़े लोग थे, और वो ऐसे लोग थे जिनको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स में लाकर यूज़ किया जा सकता है। ये वो भी लोग थे, दो नेटफ्लिक्स के एक्टर्स, जिनके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, ना सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, बल्कि जो नेटफ्लिक्स खुद है, जो एक कंपनी है, उसके अंदर ही इनके पास कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। ये कुछ चीज़ों को पे काम कर रहे थे नेटफ्लिक्स के अंदर, जिससे उनको नेटफ्लिक्स के कुछ डार्क सीक्रेट्स जो थे वो निकल कर सामने आना शुरू हो गए थे, ठीक है। ये सारी जो बड़े बड़े ग्रुप कंपनीज या प्रोडक्शन हाउसेस फलाना ढिमकाना जो भी होते हैं, ये बिल्कुल सिंपल ABC की तरीके से नहीं होते हैं। इन्होंने कई सारे कांड ड्रामे किए हुए होते हैं, कई चीज़ों में इलीगली लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इनका काफ़ी सारे काम होते हैं। और इस वक्त ऑलरेडी जो नेटफ्लिक्स है वो एक आंख वाले ग्रुप का मेंबर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आते हैं पॉलीग्लॉट वो चीज़ होती है जो कि मैं खुद भी हूँ। पॉलीग्लॉट एक क्या कहते हैं, एक प्रोडिजी होती है। एक प्रोडिजी यानी जब आप होते हैं, वो लोग होते हैं जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं, जिनको बहुत सारी भाषाओं पर अबूर हासिल होता है, यानी वो स्किल्ड होते हैं। और वो भाषाएं सिर्फ वो एक लहजे में नहीं बोलते हैं, हर भाषा उसके लहजे में बोलते हैं, वो पॉलीग्लॉट्स कहलाए जाते हैं। वो पॉलीग्लॉट होते हैं जो 2 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, प्रॉपर वो स्किल्ड होते हैं। यानी हर भाषा का जो उनका लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का, वो एटलीस्ट 80% होना ज़रूरी है, तब आप पॉलीग्लॉट कहलाते हैं। उसमें एक पॉलीग्लॉट था जो किस जगह पर काम कर रहा था, वो पॉलीग्लॉट किसी मिनिस्ट्री के लिए काम कर रहा था, जो ऐसे पेपर्स को ट्रांसलेट करता था जो हाईली कॉन्फिडेंशियल पेपर्स थे। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि रेड फाइल्स खोलने के लिए और रेड फाइल्स में कुछ चीज़ें रखने के लिए हमारे पास ऐसे पॉलीग्लॉट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्या बोला माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट मैंने क्यों बोला अल्लाह जाने। खैर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये दुनिया में अगर आप किसी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को जानते हैं तो उस पर हमेशा विश्वास करें जब भी वो कोई बात बोलेगी। वो लोग होते हैं जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में कब कौन सा वायरस, बैक्टीरिया, क्या चीज़ आने वाली है, फेक तरीके से, असली तरीके से दुनिया को कब ख़त्म किया जाने वाला है, कैसे ख़त्म किया जाने वाला है, या हम क्या चीज़ें बना रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स में जाहिर सी बात है इन लोगों के स्किल सेट जो हैं वो यूज़ होंगे। और इत्तेफाक की बात है कि ये जो 2020 के अंदर एक वो बीमारी आई थी जिससे सब मुँह ढाक के फिर रहे थे, तो उसमें बहुत काम होता है ऐसे लोगों का, ठीक है ना, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह क्रिएट करने में। तो ये एक थे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद एक केमिकल प्लांट के इंजीनियर थे। जाहिर सी बात है, केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग, ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं आगे की जो फ्यूचर में काम चल रहे हैं। ये इस तरीके के इंजीनियर्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। एक और थे मैकेनिकल इंजीनियर, वो थे, ठीक है। तो मैकेनिकल, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद चाइनीज़ 2 टेक वर्कर थे जो अलीबाबा के थे। उनका नाम भी इत्तेफाक से नहीं डाला गया है, उनका ये भी नहीं डाला गया है कि वो अलीबाबा के लिए काम कर रहे थे। यानी अलीबाबा जो क्या कहते हैं, ये किस तरीके की चीज़ है, क्या अमेज़ॉन की चाइनीज़ भाई बहन, वॉट एवर, ठीक है।
तो अली बाबा के 2 टेक वर्कर्स थे जो उस प्लेन के अंदर थे, ठीक है। अब ये हो गए ये सारे रफली, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो सेम ऑक्यूपेशन से या सेम जगहों से, एक नहीं 2 या 3 या 4 लोग होंगे, ठीक है। उसके अलावा इस जहाज़ में और भी लोग थे, जो एक ग्रुप था, वो आर्टिस्ट लोगों का ग्रुप था जो कोलालमपुर से चाइना जा रहे थे। वो आर्टिस्ट लोग कौन थे? वो आर्टिस्ट लोग वो थे, क्या नाम था उनका, उनमें से बल्कि एक सीनियर सिटीज़न भी था, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, जिसकी मैंने अभी इस वीडियो के अंदर बात भी की है। वो सीनियर सिटीज़न, हाँ यहाँ मैंने शायद पेज पे लिखा हुआ है। ये एक और बंदा था जिसके ऊपर ये लोग एक्चुअली थ्योरी, ये क्यों मैं बता रही हूँ, ये वो सीनियर सिटीज़न और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर एक थ्योरी इन लोगों को ट्राई करनी एक्सपेरिमेंट के अंदर। वो बंदा आज तक अपनी लाइफ में 3 हार्ट अटैक्स के बाद नॉर्मली लोग मर जाते हैं, 3 हार्ट अटैक्स को सर्वाइव कर चुका है, वो बुलेट्स को डॉच कर चुका है, उसके ऊपर पॉलिटिकल टॉर्चर हुआ है। पॉलिटिकल टॉर्चर ये होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो आपको उठाकर लेकर जाती हैं और वो आपको टॉर्चर देती हैं प्रॉपर तरीके का, कोई भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। उसके बाद इसके पास एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें इसको ट्रक कुचल कर चला गया था। तो ये बंदा जो इसकी ये एक थ्योरी है जो इनको टेस्ट करनी है, तो ये बंदा एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। और ये बंदा सीनियर सिटीज़न है, यानी इसकी जो एज ग्रुप है यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन ये सीनियर सिटीजन के अंदर आता है। ये बंदा उस एज में इतनी सारी बार डॉच करना, यानी इसकी वो कैट लाइफ कैसे है उसके ऊपर यहाँ पर इनको एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पर ये देखना है कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो वो उस चीज़ को मिमिक करेंगे, किस तरीके से वो बाद में मिमिक की जाएगी, लेकिन वो इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये जो लकी लोग होते हैं ना दुनिया में, जो एक लक होती है जो एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा भी रेयर होता है कि आप किसी चीज़ में लकी हो जाएं। 3 बार 4 बार अगर आप मुस्तकिल तौर पर लकी हो रहे हैं तो फिर वो चीज़ जो होती है वो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम यहाँ पर उठाकर ले आते हैं। तो ये एक बंदा था जो एक्चुअली चाइनीज़ आर्टिस्ट भी है, तो उसको यहाँ पर इसलिए भी लेकर ये लोग उठाकर लेकर आए हैं कि ये चाइनीज़ इससे पहले कैसे बंदे पे कोई एक्सपेरिमेंट करें, जो कि आप लोगों को पता है कि चाइनीज़ कॉल्ड ग्रुप ऑलरेडी ये सारे काम कर रहा है। तो वो उनको उस इंसान को यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं, और ये काफ़ी बड़ा बंदा था, चाइनीज़ उसका था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ फ्रेंच, मेरे ख्याल से एक फ्रेंच परिवार भी था जिसमें उनके बच्चे थे, जा रहे थे। एक और इन्हीं लोगों में से जो मैंने यहाँ पर 79 लोग बताए, उनमें से एक बंदा था जिसको ऑलरेडी पता चल गया था कि वो वापस नहीं आएगा, और उसने ये ऑन द रिकॉर्ड भी है कि उसकी पत्नी ने बाद में ये बात शेयर भी की है कि मेरे पति ने जाते वक्त अपनी अंगूठी जो थी वो मुझे दी थी, और उसने कहा था कि मुमकिन है कि मुझे शायद कुछ हो जाए, मैं वापस ना आ सकूं। अगर मैं ना आ सकूं तो मेरी अंगूठी एक बेटे को और मेरे हाथ की घड़ी दूसरे बेटे को देना। उस औरत की 2 ही बच्चे हैं। तो वो उसको क्यों फील हुआ, उसने ये कहा कि शायद मुमकिन है कि मैं वापस ना आ सकूं। तो उसको पता था कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है कि नहीं आएगा। अब ये 79 के 79 लोग, खाली 79 लोग नहीं, ये सारे लोग नहीं, लेकिन अगले जो लोग हैं इसमें 21 लोग, जिसमें से 20 जो ऐसे लोग हैं, 1 को छोड़ दीजिए, 1 पर मैं अलग से अकेले वीडियो बनाऊंगी। जो 20 लोग हैं वो लोग थे जो बहुत बड़े लेवल पर बहुत कुछ एक्सपोज करने वाले थे, जिसके ऊपर ये अगली वीडियो आप लोग सुनेंगे। उन 20 लोगों पर वो वीडियो ज़रूर सुनिएगा, वहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी उन 20 के बारे में। अच्छा, एक और सवाल जो है वो मुझे ज़रूर आएगा, वो ये सवाल होगा, मुझे पता है कि मुझे लोग ज़रूर पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि जब उनकी डेजिग्नेशंस को छोटा करके बताया जा रहा है, उनकी जो पे ग्रेड है उसको छोटा करके बताया जा रहा है, तो फैमिलीज़ ने ऐसा कैसे है कि उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, ये आके बात नहीं बोली कि नहीं भाई हमारा फलाना ढिमकाना वर्कर नहीं था, या खाली छोटा सा कोई डायरेक्टर नहीं था, या ऐसी कोई छोटी सी पोजीशन पे नहीं था, उन्होंने आकर अपनी घर वालों के, परिवार वालों की डेजिग्नेशंस क्यों नहीं दी हैं? उसके पीछे देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी सिचुएशंस होती हैं। पहली बात यह है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको ये कहकर बेवकूफ़ बनाया जाता है उनकी कंपनीज़ या उन जगहों से कि भाई आपकी फैमिली, अक्सर लोग होते हैं ना, आप अपनी फैमिली में भी झूठ बोलते होंगे कि आप फ़लाँ जगह पर फ़लाँ पोजीशन में काम करते हैं, लेकिन अगर कोई हकीकत में जाकर आपकी कंपनी में मालूम करे तो आप उस पोजीशन पे नहीं होते। कभी कभी आप अपने घर का भरम रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए आप ऐसी बात कर देते हैं। अक्सर जो लोग बाहर जाते हैं अपने देश को छोड़कर, वो अक्सर ये बात करते हैं, अपने परिवार को बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो अच्छी पोजीशन पे लगे, हम ये कर रहे हैं। बाद में पता चलता है वो बहुत बेचारे को नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात कहकर कही गई है बहुत सारे लोगों को कि आपके घर वाले जो थे, जिसका आपको पता था पोजीशन का, वो पोजीशन नहीं थी, वो झूठ था, उन्होंने आपसे झूठ बोला था, उनकी असली पोजीशन, असली डेजिग्नेशन ये था। कुछ को ये बोल दिया गया है, कुछ को ये बोल दिया गया है
कि रिसेंटली उनको डी प्रमोट किया गया था, कुछ को ये बोल दिया है, कुछ को हल्का सा डरा धमका दिया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो इस चीज़ पर प्रोटेस्ट कर सकते थे, जो इस पोजीशन में थे, लेकिन उन सबको ये इस तरीके से प्रेशर को क्रिएट किया जाता है या इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है फैमिलीज़ को या लोगों को। तो फैमिलीज़ जो हैं वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उनका तो वैसे भी बंदा चला गया, तो उनको अब इस चीज़ से लेना देना नहीं है कि वो किस पोजीशन पे था, किस डेजिग्नेशन में था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे लोगों को ऑलरेडी उनकी कंपनीज़ जो हैं वो अलग तरीके से कंपनसेट कर चुकी हैं। तो वो भी बात नहीं है कि उनकी पोजीशन के हिसाब से उनकी पेंशन्स का इशू या फलाना का इशू, ढिमकाना का इशू, कि वो उस बात पे परेशान हो। तो यहाँ पर इस वजह से ही डेजिग्नेशंस के साथ खेल खेला गया है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ना पता चल सके कि वो 100 के 100 जो लोग थे वो कितने इंपॉर्टेंट लोग थे, जिसमें से 79 वीआईपी और 21 लोग जो थे वो वीवीआईपी थे, जिसमें से एक जो था वो इतना इंपॉर्टेंट था जिसके ऊपर मैं बिल्कुल अलग से बात करूँगी। अगली वीडियो जो है वो उन 20 लोगों पर है, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊँगी। वो एक्चुअली जो 20 लोगों वाली वीडियो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा ज़्यादा गौर से सुनिएगा, बेशक उस एक वाली की छोड़ दीजिएगा, लेकिन 20 लोगों वाली जो वीडियो है ना, उसके शायद टाइटल भी आप लोग जब देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं अगली वीडियो में। तब